हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया, लेकिन जब हम उन पॉलिटिशियंस पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस बिल के पास होने में रोड़े अटकाए, वो हिंदू और मुस्लिम नेता जो नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो, तब समझ आता है कि हमारा देश कितने ही जयचंदों से भरा है। जबकि सभी लोग ये बात जानते हैं कि वक्फ बोर्ड किस प्रकार से मनमानी करके लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुका है। वैसे तो इस बिल के पास होने का फायदा हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को है, लेकिन फिर जब हम इस बिल का विरोध करने वाले हिंदू नेताओं को देखते हैं तो ये फील होता है कि ये नेता अपने पर्सनल एजेंडे, अपने वोट बैंक के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। अब अनेकों शहरों में बिल का विरोध करने वाले मंत्रियों के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को भी पता चल सके कि वो कौन से दीमक है जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। एंड आई गेस ये अच्छी पहल है इन जयचंदों के चेहरे से नकाब उतारने के लिए। इसी प्रकार से यही वो संसद में बैठे लोग थे जो सीएए एनआरसी का हमेशा से विरोध करते आए हैं, क्योंकि इसका भी लेना देना मुस्लिम कम्युनिटी से ही था। सवाल ये उठता है कि ये दो कौड़ी के पिस्सू जो सीएए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है? क्या धर्म की आड़ में ये देश को बर्बाद करने की साजिश रचना चाहते हैं? हमने अनेकों वीडियो में सीएए और एनआरसी के फायदे बताए हैं और सीएए के नाम पर बरगलाने वाले लोगों की पोले खोली है। किस प्रकार से हमारे देश में घुसपैठिए घुसकर यहाँ चोरी, मर्डर, रेप करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हम क्यों उन क्रिमिनल्स को अपने देश में पनाह देते हैं जिन्हें खुद उनका देश बाहर निकाल चुका है? इलीगल तरीके से ये हमारे देश में घुसकर दंगों में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे ही देश का नमक खाके हमारे ही देश में आतंक फैलाते हैं। ऐसे लोगों के सरपरस्त बने थे अनेकों नेता और अभिनेता। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जाट, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सीएए एनआरसी क्यों देश में जरूरी है। आप में से बहुतों ने ये फिल्म देखी होगी, लेकिन इसे सीएए के नजरिए से देखेंगे तो आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा। फिल्म की शुरुआत श्रीलंका से होती है, जहां पर वहां की आर्मी आतंकियों द्वारा छुपाए असलों की तलाश कर रही होती। उन्हें आशंका थी कि आतंकियों ने असले और पैसे आदि गड्ढे खोद के दबाए हुए हैं, इसलिए वो लोकल गांव वालों को लेकर गड्ढा खुदाई करवाते हैं ताकि सारी चीजें बरामद की जा सके। इसी बीच लोकल गांव के 4 लोगों को एक सोने से भरा बक्सा मिलता है और उनके मन में लालच आ जाता है और वो चारों प्लान करते हैं कि आर्मी को मारकर इस बक्से को लेके वो निकल जाएंगे। ऐसा ही होता है, वो आर्मी वालों को मार देते हैं और बक्सा लेके पानी के जहाज से समुद्र पार करके भारत में प्रवेश कर जाते हैं। सोने के बक्सों को वो गड्ढा खोद के उसमें दबा देते हैं ताकि बाद में वो निकाल सके, लेकिन तभी उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और थाने ले आती है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब इंस्पेक्टर कहता है कि इन पर सारे पेंडिंग केसेस लाद दो, तब वो बोलते हैं कि हम श्रीलंका से हैं, वहां मजदूरी करते थे, नौकरी की तलाश में भारत पहुंच गए हैं। इसके बाद वो एक सोने की ईंट निकालकर उस पुलिस वाले को देते हैं। पुलिस वाला कहता है ठीक है, तुम पर चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन नई आइडेंटिटी के लिए भी कुछ देना होगा। तो वो चारों एक एक सोने की ईंट निकालकर उस पुलिस वाले को दे देते हैं और वो उन चारों को एक नया नाम, नई आइडेंटिटी के साथ कर्नाटका के एक गांव में बसा देता है। ये सब घटना 2009 की थी। अब कट्टू जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो उस वक्त तक यानी इस 15 साल में वो घुसपैठिया क्या बन चुका था वो देखना दिलचस्प था। इस 15 साल में उसने अपना एक साम्राज्य बना लिया था। लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। बात बात पर लोगों के गले काटना उसके लिए आम बात हो चला था। एक ही रात में वो 15 लड़कों के गले काट देता है। 40 गांव उसके कहर से कांपते हैं और ये सब वो भारत में कर रहा था, जो उसका खुद का देश भी नहीं था। जमीन पर कब्जा, मर्डर, रेप, ये सब उसके लिए आम बात थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलता है कि वो एक्चुअली श्रीलंका के आतंकी ग्रुप के सरगना का राइट हैंड था। इन 15 सालों में वो श्रीलंका से अपनी माँ, पत्नी और कई सारे लड़कों को भारत में ले आता है और यहाँ पर अपना क्राइम का बाजार चलाता है। अब ये क्योंकि एक फिल्म है तो कह सकते हैं कि थोड़ी लिबर्टी ली गई होगी, लेकिन ये सच्चाई के बहुत समीप है। इस किरदार का नाम रणतुंगा था। रियल लाइफ में और भी कुछ हो सकता है और होते भी है। रियल लाइफ में हमारे देश में जाने कितने रणतुंगा हैं जिनका पास्ट खंगाला जाए, जिनसे अगर कागज मांग लिए जाए तो उनका सच सामने आ जाएगा। आज वो लोग इस देश को अपने बाप की बपौती समझ के बैठे हैं और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। जया बच्चन जैसे लोग इनके लिए आवाज उठाते हैं, जावेद जाफरी जैसे लोग, शबाना आजमी जैसे लोग, रफ्तार जैसे दो कौड़ी के लोग, बादशाह जैसे लोग, फरहान अख्तर जैसे फिल्म मेकर, जिनसे जब पूछा गया कि सीएए है क्या तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि सीएए होता क्या है। बस सब विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम होने के नाते मुझे भी विरोध करना चाहिए। सोचिए इस इंडस्ट्री में खुल के विरोध करने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है। ऋचा चड्ढा से लेकर उसका पति अली फजल, ये सब तो लंदन में जाकर विरोध कर रहे थे।
लेकिन कोई भी एक ऐसा अभिनेता नहीं था जिसने सामने से बोलकर सीएए एनआरसी को सपोर्ट किया हो, क्योंकि उन्हें उनकी ऑडियंस खो जाने का डर था, और ये ऑडियंस 25 करोड़ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने तो 100 करोड़ लोगों वाली ऑडियंस की परवाह किए बिना आवाज उठाई। सोचो, इनके लिए बिजनेस, इनका काम कुछ मायने नहीं रखता, सबसे पहले कौम। और मैं इसके लिए इनकी तारीफ करता हूं कि ये एकजुट है। ये जरूर है कि अब बदलाव है, लेकिन सीएए एनआरसी हो या वक्फ बिल हो, ये सब केवल हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं, ये देश के हित के लिए है। और जिस दिन ये बात सब समझ जाएंगे, उस दिन देश एकजुट हो जाएगा। तो जाट फिल्म एक अच्छा एग्जाम्पल है कि देश में सीएए क्यों जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।